नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कवर कर रहे थे आपके डीएफसीसीएल ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का है, तो इसका ऑलरेडी हमने पूरा क्लास इसका खत्म करा दिया है और इसका पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो क्लास हमने कराया है उसका भी, और जो पीडीएफ हमने ये आपका पूरा कंप्लीट कराया है इसका भी। तो इसमें जो है आपको थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग जो है यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डीएफसीसीआईएल का। और ये जो है टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग आपका जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो ये आप लोग बिल्कुल इसको इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से पढ़ना, कवर करना। ये सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके साथ में जो है आपके जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं अभी, तो इन सभी के लिए जो जीके और इंग्लिश आपके जो आएंगे सब्जेक्ट, तो इसके लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे, साथ में आपको इन सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, ये जो कोर्स है केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। तो इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप लोग स्टोर सेक्शन में जाना, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा, और फिर इसके बाद जो है बाई करने के बाद कंटेंट में जाके आप लोग सारा लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जो है मेरे दिए गए मेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। और ये जो है आपका कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जीके और इंग्लिश खासकर आपका यहाँ पे। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में जो है हमने बैंकिंग सिस्टम के बारे में देखा था, जितने भी बैंक्स है इंडिया के अंदर में, जो कि ऑपरेट किया जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो आज जो है हम लोग कवर करेंगे इसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक टूल आपका रहता है, जिससे कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है इकोनॉमी के अंदर में। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आपका है, तो ये आरबीआई के द्वारा कैरिड आउट की जाती है, यानी कि जो भी सेंट्रल बैंक जो होते हैं जो भी कंट्री के, तो ये उनके द्वारा जो है ये फॉर्मुलेट किया जाता है। और ये जो है इसके ऊपर में जो भी एक्शन लेने होते हैं, तो वो सारा का सारा किया जाता है आरबीआई के द्वारा, या जो यानी कि जो अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है कंट्री का। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके अंदर में आपके, तो इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो है इससे हम लोग एक गोल अचीव कर सके इकोनॉमी के लिए, ताकि वो जो है बेटर हो सके हमारा इकोनॉमी। और इसके साथ साथ में ग्रोथ भी होते चले, और साथ में जो लिक्विडिटी है मनी का, सप्लाई का, तो वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में रहे, मतलब एक फिक्स अमाउंट में रहे जितना रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली जो रहता है आपका यहाँ पे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई के पास में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करना, इसमें जो भी टूल्स होते हैं इन सभी का यूज़ करके किस तरीके से वो गवर्न करते हैं कि ताकि जो है हम लोग एक प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव्स होता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का, मेनली रहता है कि प्राइस का स्टेबिलिटी मेंटेन रहे इकोनॉमी के अंदर में। क्योंकि देखिए, अगर प्राइस स्टेबल नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा, लोगों को परेशानी होगी ही होगी। जो लोग पुअर पीपल है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि अगर प्राइस स्टेबल नहीं रहेगा तो वो जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो जो है फिर खरीदने में दिक्कत होगी, कोई भी चीपर प्रोडक्ट है। क्योंकि ये तब प्रॉब्लम अराइज होता है आपका यहाँ पे कि जब पैसे की सप्लाई जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ पे आरबीआई जो है वो एक्शन में आएगी, ताकि वो मनी को कंट्रोल कर सके, और जो लिक्विडिटी ज़्यादा हो चुकी है मनी का, उसको वापस अपने बैंकों के थ्रू जो है वापस ला सके। तो ये इसके लिए बहुत सारे टूल्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उनका ये यूज़ करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से वो टूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पहला आपका है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा आपका इसमें क्वालिटेटिव टूल्स है। तो देखिए, जो क्वांटिटेटिव टूल्स आपका है, तो इसके अंदर में जैसे कि आपका रिजर्व रेशियो हो गया, सीआरआर, एसएलआर आपका हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एलएएफ हो गया, एमएसएफ हो गया, बैंक रेट हो गया, और ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये जो है क्वांटिटी टूल्स के अंदर में आते हैं। क्वांटिटी नाम से ही है कि इसमें कुछ क्वांटिटी होंगे आपके परसेंट पे। और वहीं पे जो क्वालिटेटिव टूल्स है, तो इसमें देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में जो आपको क्वालिटेटिव टूल्स जो आता है, तो इसमें डायरेक्ट एक्शन लिए जाता है, यानी कि ग्राउंड में उतर के कोई अगर जमाखोरी कर रहा है तो डायरेक्ट उनके ऊपर में एक्शन लिया जाए, जुर्माना लगाया जाए या फिर सजा दी जाए उनको, ताकि वो जो होर्डिंग्स ना करे। इसके अलावा मोरल सुआसन भी की जाती है यहाँ पे,
तो ये जो है आपको क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर में आता है। तो देखिए ये जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था इसके ऊपर में, क्योंकि क्वालिटेटिव टूल्स इस पे मॉनेटरी पॉलिसी करना, मतलब इसके थ्रू करना काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स होंगे जो कर रहे होंगे, लोग जमाखोरी कर रहे होंगे, तो सभी के पास जाके उनके ऊपर में एक्शन लेना, उनके ऊपर जुर्माना लगाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस किया था आपको क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर में, जिसमें कि आपका ये सारी चीज़ आते हैं, आपके रिजर्व रेशियो, जिसमें कि आपका CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LF, MSF हो गया, और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पे जो है हम सभी, ये जितने भी चीज़ आपके दिए हुए इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, जिसमें कि आपका सबसे पहले आपका है क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर में कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR है। तो यहाँ पे इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, और इसका रेट कितना है अभी प्रेजेंट में, और साथ में किस तरीके से जो है आपका ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, और साथ में प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो देखिए जो कैश रिजर्व रेशियो आपका है, तो ये जो है एक स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन होता है टोटल डिपॉजिट्स का। जैसे हम कोई भी बैंकों में अपना पैसा जो जमा करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो बैंक है तो वो सारा का सारा पैसा जो आपका है तो वो लोन में ही लगा दे, क्योंकि जानते हैं कि आप जो भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो फिर बैंक जो है वही पैसे का लोन देती है दूसरे लोगों को। तो अब यहाँ पे उनको जो है कुछ अमाउंट का अपना, वो जो भी डिपॉजिट्स आपसे ले रहे हैं तो उसका कुछ फ्रैक्शन का जो अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट है, तो वो RBI के पास रखनी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो ये देखिए अभी करंट के रेशियो की बात करते है 4% एट प्रेजेंट। 4% मतलब ये हो गया कि सपोज कोई भी बैंक के पास अगर डेली बेसिस पे उसके पास 100 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ जो है तो वो जो है RBI के पास अपना जमा रखनी होती है, ताकि वो जो है एक सिक्योरिटी के रूप में रखे रहेगा। अगर मान लीजिए बैंक किसी भी कारणवश अगर वो डूब जाता है, तो उस केस में क्या है कि RBI जो है आपको मिनिमम उतना अमाउंट आपको लौटा सके। तो ये जो है इसीलिए ये रखी जाती है यहाँ पे। और देखिए जो CRR आपका है, तो ये जो है बैंकों के द्वारा ये मेंटेन की जाती है NDTL के बेसिस पे, यानी कि नेट डिमांड और टाइम लिबिलिटीज के बेसिस पे ये की जाती है। और इस पे जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है CRR पे, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक अपना रखते हैं RBI के पास में, तो इसमें उनको कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना है यहाँ पे कि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दी जाती है आपका। और ये देखिए किस तरीके से किया जा सकता है टूल्स के रूप में। अगर मान लीजिए 4% है, अगर इसको बढ़ा के कर दिया जाए, मान लीजिए सपोज कीजिए 6% कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा आपका कि जो बैंकों के पास अब कम पैसे रहेंगे, वो ज़्यादा चला जाएगा किसके पास, RBI के पास। तो इससे क्या होगा, बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा आपका यहाँ पे कि जो प्राइस है वो जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगी। तो ये एक टूल होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा कारगर टूल नहीं होता है। तो ये सिंपली ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, मतलब ये जो आपका फिक्स रखा था 4% पे ही। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट टूल आपका है तो वो है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR आपका है, जो कि एट प्रेजेंट में अभी 18% में है। तो इसको अब डेफिनेशन हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली है क्या। तो देखिए स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो ये एक परसेंटेज ऑफ फंड्स आपका होता है जो बैंकों को जो है अपना मेंटेन करके रखनी पड़ती है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। और कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में उनके पास जो है इतना, मतलब 18% का जो लिक्विडिटी जो रेशियो रहती है, मतलब एक परसेंटेज रहता है। तो ये देखिए टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। एट प्रेजेंट अभी आपका 18% है। तो आप लोग जो है इसको देखते रहना, चेंज आपका जब भी होगा, ये इसकी मॉनेटरी पॉलिसी जब भी होती है रिव्यू होते रहती है, टाइम टू टाइम तो आपका चेंजेस होते रहता है। तो प्रेजेंट में आपका 18% है, आप लोग RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इसको वहाँ पे। तो ये है आपका कि इतना परसेंट जो ही स्पेसिफाइड अमाउंट है आपके स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये इसके अंदर में बैंकों को जो है अपना फंड्स इतना रखनी होती है, यानी कि ये जो है आपके लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में आपके हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो लिक्विड एसेट्स है इसमें कैश भी हो सकता है, या इसके अलावा और भी कोई भी चीज़ हो सकता है आपका यहाँ पे। अब इसमें जो आपका फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, प्रेसियस मेटल और कैश भी आपके हो सकते हैं। लेकिन इतना परसेंट जो SLR आपका है तो ये बैंकों को मेंटेन करके रखनी होती है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से सिक्योरिटी ही मान लीजिए कि जो RBI को वो देते हैं। मतलब अगर कस्टमर का पैसा जो है वो एक सिक्योरिटी के फॉर्म में रखती है RBI, ताकि अगर बैंक किसी भी कारणवश वो अगर डिफॉल्टर हो घोषित हो जाती है, या फिर जो है वो दिवालिया घोषित हो जाती है, या फिर मान लीजिए किसी भी तरीके से बैंक डूब जाती है, तो उस केस में आपका कुछ अमाउंट लौटा दिया जा सके। तो ये इसीलिए ये सारे रेट रखती है RBI। लेकिन इसका जो है टूल्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है आपका यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए इसका रेट अगर मान लीजिए बढ़ा के और ज़्यादा कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि जो बैंकों के पास जो लिक्विड एसेट्स है तो वो जो है अब ज़्यादा RBI के पास रहेगी।
तो अब आरबीआई के पास ज़्यादा रहेगी तो इससे क्या होगा, मनी की सप्लाई हो मार्केट में कम होगी, वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। तो इसके चलते क्या होगा कि जो मनी सप्लाई कम हुई तो जो महंगाई पहले मनी सप्लाई के चलते ज़्यादा हुआ होगा तो वो अब कम हो सकता है। तो इस तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में जो आपका एसएलआर है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल होती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये लिक्विड एसेट्स में आपके ये भी सारे वो चीज़ हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड या प्रीशियस मेटल या कैश भी आपके हो सकते हैं। और एसएलआर भी जो होती है देखिए बैंकों के द्वारा मेंटेन किया जाता है, अपने आप ही वो उनको मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे डेली बेसिस पे और इंडिविजुअल बेसिस पे भी, यानी कि नेट डिमांड और टाइम लिक्विडिटी के बेसिस पे भी। अगर कोई बैंक एसएलआर अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं डेली बेसिस पे तो आरबीआई जो है उनके ऊपर में जुर्माना लगाती है। तो ये चीज़ आपने न्यूज़ में भी फ्रिक्वेंटली सुना ही होगा कि बैंक ने जो आरबीआई ने जो है इस जो भी कंसर्न बैंक है उनके ऊपर में इन्होंने जुर्माना लगाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। और यही दो रेट अगर मान लीजिए हाई रखा जाए तो बैंक क्या है वो जो है पे कॉशस हो जाएंगे और वो कम पैसे देंगे लोगों को लोन पे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टूल आपका है तो वो है रेपो रेट है, जो कि यही आपका काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है लेकिन जो आपका रहता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो रेपो रेट देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए जो रेपो रेट आपका रहता है यहाँ पे कि ये वो रेट आपका रहता है कि जिसके थ्रू जो आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक जो होती है, तो वो जो है ओवरनाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंकों को। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई भी इसमें आपका चीज़ हो सकता है, जैसे कोलेट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कोई सिक्योरिटीज आपका हो सकते हैं। तो ये एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर में आपका आता है यहाँ पे, यानी कि जो बैंक है तो उनको अपना लिक्विडिटी एडजस्ट करके रखना ही रहेगा। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं यहाँ पे तो वो जो है आरबीआई फिर एक्शन में आएगी यहाँ पे। तो ये एक वो रेट आपका रहता है कि जिससे कि जो आरबीआई है तो ये जो है इस रेट पे बैंकों को लोन प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से, यानी कि उनको पैसा देती है लेकिन एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में। तो ये जो है आपका प्रेजेंट में अभी 4% है। 4% है मतलब कि अगर कोई मान लीजिए बैंकों को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो जो है आरबीआई से लोन लेगी यहाँ पे। तो कितना रेट पे, तो 4% का रेट से उनको लेना होता है यहाँ पे। अगर उनके पास जो है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट अगर वो नहीं कर पाता है अपना तो वो बैंकों से मतलब आरबीआई से वो लोन लेते हैं बैंक। तो कितना अभी परसेंट रखा गया, तो ये देखिए 4% अभी एट प्रेजेंट है और इसमें चेंजेस किए जाते हैं रेपो रेट में हमेशा। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये टूल जो है आपका यूज किया जाता है अब प्राइस मेंटेन करने में। अगर मान लीजिए आरबीआई जो रेट आपका है रेपो रेट का अगर ये इंक्रीज कर देती है, रेज कर देती है, तो इससे क्या होगा कि अगर बैंक जैसे कि आरबीआई से अगर वो लोन लेते हैं रेपो रेट के बेसिस पे तो अब यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वो क्या होगा उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब उनको ही एक्सपेंसिव रेट पे मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो भी जो लोन दे रहे होंगे पब्लिक को वो भी बढ़ा देंगे, बैंक भी अपना इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे, मतलब कि जो वो लोन दे रहे हैं उस पर भी रेट अपना बढ़ा देंगे क्योंकि उन्हीं को एक्सपेंसिव रेट पे मिल रहा है। तो इससे क्या होगा यहाँ पे कि जो मार्केट के अंदर में जो पैसे हैं वो लोग कम लेंगे, कम लोन लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी लोन का रेट अगर आपका बढ़ जाता है तो लोग वहाँ पे कम प्रेफर करते हैं लेना, और वहीं पे कम होती है तब वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं लेने के लिए। तो ये भी एक टूल आपका होता है कि हम मतलब कि जो आरबीआई है तो वो मेंटेन कर सकती है प्राइस का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझते चलना। फिर इसके बाद देखिए इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म और समझना है आपको यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का, यानी कि जो एमएसएफ आपका है तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए एट प्रेजेंट में आपका है 4.25% है एट प्रेजेंट में। और ये भी आपको आरबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ये चेंजेस होते रहते हैं तो ये आप लोग वहाँ से देख लेना। तो देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या आपका होता है यहाँ पे कि ये देखिए एक ऐसा फैसिलिटी बनाया गया है जिससे कि जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो वो जो है अपना एडिशनल जो मनी है वो बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। और ये देखिए ओवरनाइट मनी लिया जाता है, यानी कि अगर वो अचानक से पैसे उसको आज घट गए तो वो जो है आरबीआई से वो लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है एडिशनल अमाउंट। ये जितना जरूरत रहता है वो तो है ही आपको, उनको रेपो रेट से मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और अगर उनको जरूरत पड़ जाती है ओवरनाइट मनी की जरूरत पड़ जाती है तो वो जो है फिर एमएसएफ के रेट से वो लेते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक से। तो इससे जो है उनका जो एसएलआर का पोर्टफोलियो जो है तो वो एक मेंटेन कर सके आपका, और ताकि जो है उनको कोई पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े, क्योंकि देखिए एसएलआर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है बैंकों के लिए। अगर वो एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो जो आरबीआई है तो उनके ऊपर में पेनल रेट लगाती है, यानी कि उसको पेनल्टी लगाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए उनके लिए एक फैसिलिटी रखा गया है एमएसएफ का, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ताकि अगर उनके पास अगर नहीं मेंटेन हो पाता है एसएलआर तो वो क्विक जो है वो ओवरनाइट वो बैंक से मतलब आरबीआई से वो लोन ले सके और अपने एसएलआर को मेंटेन कर सके। तो इसीलिए जो है आपका ये फैसिलिटी अलग से रखा गया है, लेकिन इसका देखिए जो रेट रहता है ये ज़्यादा रखा जाता है आपका रेपो रेट से, मतलब इसकी जो है अभी 4.25 है। तो जाहिर सी बात है
कि जो बैंक जो होते हैं तो वो 4.25 के बजाय वो जो है रेपो रेट यानी कि जो 4% है इसी को ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे। तो कोई भी बैंक जो है अपना एसएलआर मेंटेन करके हमेशा रखनी चाहती है, वो इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो वो इसको भी प्रेफर करते हैं। तो ये एक इमरजेंसी लोन होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और जो नॉर्मल जो होता है, मतलब जो बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, तो वो रेपो रेट पे लेते हैं। तो बस यही दोनों चीज़ में डिफरेंस है आपका। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका रेपो रेट था और यहाँ पे एमएसएफ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो फिर आप लोग इसको भी देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे जो रेपो रेट आपका है, तो ये जो है इसमें एक मिनिमम अमाउंट आपकी होती है, जो कि कितना होता है यहाँ पे, तो 1.5 करोड़, मतलब इतना जो है मिनिमम इतना लेना ही होता है बैंकों को, इससे कम नहीं होता है यहाँ पे। और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी उनको देनी होती है। और इसमें मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, यानी कि रेपो रेट में वो कितना बैंक लोन ले रहे हैं आरबीआई से, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन मिनिमम 1.5 करोड़ उनको दी जाती है, मतलब इतना लेना ही होगा। और इसमें देखिए रेपो रेट के थ्रू कौन कौन से बैंक जो है या फिर कौन कौन सा है क्लाइंट जो होते हैं आरबीआई के जो लोन ले सकते हैं। तो इसमें देखिए जितने भी आरबीआई के जो क्लाइंट्स होते हैं आपके, जैसे जितने भी बैंक्स आपके हो गए, साथ में यूनियन गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि देखिए जो सरकार होती है उनका खुद का भी खाता आरबीआई के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, और जो आपका एनबीएफआई आपका है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है। फिर उसके बाद देखिए जो आपका एमएसएफ है, तो एमएसएफ में इसमें भी मिनिमम अमाउंट रखा गया है यहाँ पर आपका, कि इसमें 1 करोड़ रुपीज़ जो है इतना, मतलब मिनिमम उनको लेना ही होगा बैंकों को। और इसमें देखिए केवल जो शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स है, तो सिर्फ वही जो है एमएसएफ पे ले सकते हैं। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है उनको नहीं दी जाती है। और ये जो है आपका एसएलआर कोटा के बेसिस पे दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक कितना भी डिमांड कर ले, ऐसा नहीं, उसका जितना एसएलआर कोटा रहेगा तो उसी के बेसिस पे इनको दी जाती है एमएसएफ। और मेजर डिफरेंस क्या है कि एक तरीके से एक इमरजेंसी होता है, आपका लोन होता है जो बैंक लेते हैं आरबीआई से, और ये जो है आपका एमएसएफ पे केवल कमर्शियल बैंक को ही दी जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट एक और आपका है, जो कि आपका यहाँ पर है बैंक रेट है। तो देखिए बैंक रेट क्या होता है, तो हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद फिर रिवर्स रेपो रेट को देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो बैंक रेट आपका है, तो ये एक वो रेट होता है कि जिसके थ्रू जो आरबीआई है, ये जितने भी बैंक होते हैं तो उनको वो लोन प्रोवाइड करते हैं एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। मान लीजिए कोई बैंक है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाहिर सी बात है आरबीआई के पास ही जाएंगे एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो जो है आरबीआई को ऐसा नहीं कि वो पैसा ले रहे हैं तो वो ऐसे ले रहे हैं, उनको यहाँ पे इंटरेस्ट भी चुकानी होती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म का होता है यहाँ पे। तो आपने पहले देखा कि रेपो रेट भी तो वही हुआ आपका, कि उस पर भी तो बैंक जो है वो लोन नहीं ले रहे एक तरीके से। लेकिन देखिए जो आपका रेपो रेट रहता है, तो वो जो है आपका वो एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। लेकिन जो बैंक रेट आपका है, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बैंक एक लोन ले सकती है आरबीआई से। तो ये देखिए जो रेट है इसका करंट में भी 4.25% है। तो अगर इसको भी बढ़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो कम ही लेंगे पैसा यहाँ पे। तो ये सारे टूल्स होते हैं जो कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये देखिए जो लोन आपका रहता है बैंक रेट पे, मतलब जो बैंक यहाँ पे लेते हैं, तो ये कोलेटरल फ्री लोन होती है, यानी कि इसके लिए उनको कोई भी गारंटर या फिर कोई भी जो है लाइबिलिटीज रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पिछला आपने देखा था कि वहाँ पे जो है उसके अंदर में आपका जैसे कि उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी होती है, लेकिन ये कोलेटरल फ्री लोन होती है, इसमें कोई भी गारंटर या फिर जो कोई लाइबिलिटीज नहीं रखनी होती है। तो ये देखिए ये एक्चुअली ये पहले ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है आपका। और इसका जो है करंटली ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता है। ये केवल एक पेनल रेट है आपका, मतलब कि कोई बैंक जो है अगर सही से परफॉर्म नहीं करता है, नहीं फंक्शन करता है, तो उसका पेनल्टी लगाई जाती है अगर, तो वो बैंक रेट के हिसाब से इसी रेट पे ही करते हैं। फिर दूसरा आपका देखिए यहाँ पर आपका है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो इसको भी आप लोग समझना है यहाँ पे, कि ये देखिए क्या होता है यहाँ पे, कि इसमें जो है आरबीआई पैसे लेती है बैंकों से। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन आपका माइंड में आएगा कि अब यहाँ पे बैंक जो है वो लोन लेते थे आरबीआई के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आरबीआई को पैसे क्या, तो ये देखिए एक टूल होता है यहाँ पर आपका, कि जो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू भी जो है यहाँ पे आरबीआई वो अब बैंकों से पैसा वापस अपना लेते हैं। तो इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या ना यहाँ पे, कि कोई भी बैंक है, तो वो जो है अगर मान लीजिए कि ये रेट अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे रिवर्स रेपो रेट आपका है 3.35 है, अगर इसको बढ़ा के 4% कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बैंक होंगे तो वो पब्लिक को लोन देने की बजाय वो किसको देती, कि पैसा आरबीआई को देती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आरबीआई को हम पैसा दे रहे हैं तो वहाँ से गारंटेड है कि मेरा पैसा तो वहाँ से रिटर्न आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर वो लोन पे देते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई पैसा अगर कोई पर्सन लिया या कोई कंपनी ली, तो वो मे भी दिवालिया घोषित हो सकता है, उसका रिटर्न वहाँ पे ना भी है टाइम पे। लेकिन आरबीआई को अगर वो दे रहा है तो उससे क्या होगा कि उसको गारंटी है कि हाँ वहाँ से तो रिटर्न तो हमें मिलना ही मिलना है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे आरबीआई को देना। तो रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आरबीआई होती है वो पैसे लेती है
बैंकों से। लेकिन यहाँ पे उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे ही मिल गया उनको। तो यहाँ पे इंटरेस्ट वो बैंक यहाँ पे दे सकते हैं ज़्यादा इन पे। तो ये देखिए यहाँ पे आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है इसके लिए कि तुम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखो और तुम्हारा जो अमाउंट है तो वो मेरे पास इतना दे दो। और इस पे इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखिए ली जाती है उनसे, बैंकों से भी। फिर तीसरा आपका टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका है, तो ये जो है एक टूल आपका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे। तो इसमें देखिए कुछ सिक्योरिटी जो होते हैं ये दी जाती है बैंकों को। और ये एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाती है, इसमें बाई और सेलिंग की जाती है। यानी कि जो सिक्योरिटी जो होते हैं कमर्शियल बैंक का वो परचेज की जाती है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा यहाँ पर आपका कि जो कैश का जो फ्लो होगा तो वो भी क्या होगा, इसमें फॉल होंगे। और इसके साथ साथ में जो रिजर्व जो रहेंगे तो उसमें भी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर कोई सिक्योरिटी, अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक जो है अगर वो परचेज करती है, तो इसके क्या होगा आपका यहाँ पे कि जो कैश फ्लो आपका होगा तो वो कमर्शियल बैंक के पास में होंगे। तो ये भी एक टूल आपका रहता है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन भी। तो सिंपली इसका डेफिनेशन लगता है कि बाई एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपका है, जैसे रेपो रेट जो है इसको हम लोग पॉलिसी रेट भी हम लोग बोलते हैं हम लोग। और देखिए एक आपका जो निकाला जाता है यहाँ पे बाई मंथली, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू भी निकाला जाती है आरबीआई के द्वारा। तो ये देखिए रिकमेंडेशन किया था कि हम लोग जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा निकालते रहेंगे हम लोग। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया था आपको उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग अगर जितना भी टर्म्स और जो भी टॉपिक्स है वो आपको हमने बताया, अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोग उसको आराम से कर सकते हो। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि dash ratio specifies the provision that the bank must keep a fraction of their deposit with the RBI। तो यहाँ पे वो कौन सा रेशियो है जो कि ये स्पेसिफाई करता है प्रोविजंस की, जो बैंक जो है वो अपना एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास में रखती है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे दिया आपका यहाँ पे कि डिपॉजिट्स है फ्रैक्शन। तो ये इस क्या बोलते हैं हम लोग, इसको स्ट्रेचेबल लिक्विडिटी बोलेंगे, कैश रिजर्व बोलेंगे, रिजर्व डिपॉजिट या करेंसी डिपॉजिट। तो इसमें से देखिए रिजर्व डिपॉजिट और करेंसी डिपॉजिट ये तो आप लोग दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेचुरी लिक्विडिटी और कैश रिजर्व में आपको थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इसने दे दिया कि डैश रेशियो, तो रेशियो में आपको क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो ही आपका आता है यहाँ पे। तो इसीलिए आपका क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यही जो आपका रहता है कि ये एक स्पेशल प्रोविजन होता है जो बैंकों को जो है अपना एक फ्रैक्शन और जो उनका डिपॉजिट होता है तो उनको जो है आरबीआई के पास रखनी होती है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन इन इंडिया बैंकिंग इज ट्रू। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है जो बैंकिंग से रिलेटेड है आपका। तो इसमें देखिए ऑप्शन को देखते चलना यहाँ पे आप लोग, उसके थ्रू आपका ये क्लियर हो जाएगा। पहला में देखिए दिया हुआ है कि अंडर दिस पब्लिक सेक्टर बैंक सेल देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू रेज द फंड। यानी कि इसके अंदर में जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं तो वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सेल करते हैं ताकि वो जो है फंड रेज कर सके। तो ये देखिए एक टूल आपका ये हो सकता है यहाँ पर आपका। फिर दूसरा देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आर टूल टू चेक द प्राइस राइज एंड फॉल इन द इकोनॉमी थ्रू द लिक्विडिटी कंट्रोल। तीसरा आपका दिया हुआ है कि आरबीआई डायरेक्टली सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक ऑन एन अनाउंस डेट। तो देखिए कोई एक अनाउंस डेट पे आरबीआई जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक को देती है, तो ये आपका ट्रू नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं होता है कि वो कोई डेट अनाउंस करेगी तभी वो दे सकती है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट ही गलत है आपका यहाँ पे। फिर डी में देखिए दिया हुआ है कि इफ द आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस द मॉनेटरी सप्लाई इन द इकोनॉमी इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अगर मान लीजिए आरबीआई अगर चाहता है कि मॉनेटरी सप्लाई को रिड्यूस कर सके इकोनॉमी से, तो वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगी। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली वो बाय नहीं करती है। यहाँ पे जो है कोई भी बैंक या फिर कोई भी जो है वो डायरेक्टली बाय कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका है, ये एक टूल होता है कि जिसके थ्रू जो हम लोग प्राइस का राइज और फॉल को इकोनॉमी के अंदर में हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर आपका लिक्विडिटी कंट्रोल के थ्रू। तो इसका देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है आपको लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।